गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संघीय कार्यपालिका का। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने अभी तक समझा और जाना कि जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ, कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिसके तहत क्या है कि वो संसद का अंग होने के नाते उन शक्तियों का प्रयोग करता है। और शक्तियों के प्रयोग के साथ साथ क्या है कि उसका एक अहम रोल भी होता है संसद के अंतर्गत, जिसमें वो संसद के सत्र बुलाता है, संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, संसद के प्रतिवर्ष जो भाषण सत्र होता है उसको संबोधित करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्य हैं जो राष्ट्रपति के हैं। राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, और उसके साथ साथ वो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वो संघ की कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियाँ, कुछ अधिकार है, उनके संबंध में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बात आती है जेबी निफेफाधिकार की। जेबी निफेफाधिकार है उसको क्या है कि राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो भी क्या है कि निषेधाधिकार भी इसको कहा जाता है। इसका वो उपयोग है कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में क्या है कि वो जेबी निफेफाधिकार का पॉकेट वीटो का प्रमुखता उपयोग करता है। बात आती है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर ना करना। राष्ट्रपति के पास जब संसद के द्वारा कोई बिल या विधेयक अनुमति के लिए भेजा जाता है या समर्थन के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति कुछ विशेष स्थितियां होने के कारण क्या है उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता। बात आती है आगे कि नए ही विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस क्या है कि संसद के पास नहीं भेजता, संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता, उसको क्या है कि अपने पास रख लेता है और न ही उस पर हस्ताक्षर करता है, न ही संसद के किसी सदन को पुनर्विचार के लिए उस बिल या विधेयक को वापस लौटाता है। बात आती है अपने पास लंबित रख ले। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को या बिल को क्या करेगा? अपने पास लंबित रख लेगा, यानी उस पर कोई निर्णय नहीं देगा, किसी प्रकार से पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और अपने पास उसको सुरक्षित रख लेगा। क्या है? उस विधेयक या बिल को वापस नहीं लौटाएगा और अपने पास क्या है कि उसको लंबित रख लेगा, यानी न तो निर्णय देगा और न ही उसको क्या है वापस लौटाएगा, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा। तो ये जो राष्ट्रपति का जो अधिकार है, जिसके द्वारा वो किसी बिल पे या विधेयक पे उसको वापस नहीं लौटाता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, जबकि अपने पास उस विधेयक को, उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इस शक्ति को राष्ट्रपति का जो जेबी निफेफाधिकार है, पॉकेट वीटो है, वो राष्ट्रपति का ये अधिकार कहा गया है, जिसमें वो उस विधेयक को सुरक्षित अपने पास कुछ समय के लिए रख लेता है। बात आती है कि जेबी निफेफाधिकार का प्रयोग है वो कौन से राष्ट्रपति के द्वारा और किस विषय को लेके और कब किया गया था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जेबी निफेफाधिकार का प्रयोग किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जेबी निफेफाधिकार वीटो का प्रयोग प्रमुखतः किया गया था। अब बात आती है कि ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति के द्वारा किस विषय को लेके पॉकेट वीटो का उपयोग प्रमुखतः किया गया था। ध्यान रखना कि डाक बिल विधेयक पर इसका उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो के रूप में किया गया था। और कब किया गया था? 1984 में। 1984 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा डाक बिल विधेयक के संबंध में इसको लंबित रखा गया था, नहीं तो इसको संसद को वापस लौटाया, न इस पे हस्ताक्षर किया, बल्कि इसको अपने पास सुरक्षित रख लिया। और सुरक्षित रखने के कारण ये कौन सा अधिकार कहलाया राष्ट्रपति का? जेबी निफेफाधिकार, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति का अधिकार ये कहलाया। अब बात आती है आगे अध्यादेश का वर्णन। राष्ट्रपति कुछ विशेष शक्तियां, कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत अध्यादेश का वर्णन किया गया है। अब अध्यादेश है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया स्पष्ट शब्दों में, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश का वर्णन किया गया है। अब बात होती है अध्यादेश होता क्या है और अध्यादेश का क्या महत्व है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। सबसे पहले बात आती है
कि अध्यादेश है ये किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 163 के तहत इसका संविधान में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। बात आती है संसद किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। अब बात आती है कि अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जारी करने का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखना जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी न तो लोकसभा का सत्र चल रहा है न ही राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो उस समय कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ विशेष कारण उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय राष्ट्रपति क्या है कि अपने अध्यादेश की शक्ति का उपयोग कर सकता है। बात आती है संसद द्वारा 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है ये किसी विशेष स्थिति को लेकर जारी किया गया है। अब ये अध्यादेश है ये कब बिल है, ये विधेयक है, कानून का रूप लेगा, तो ध्यान रखना संसद के द्वारा इसको समर्थन मिलना आवश्यक है। यहाँ संसद से हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उन दोनों का समर्थन मिलना आवश्यक है। और दोनों का समर्थन मिलने के बाद में क्या है, ये अध्यादेश है वास्तव में कानून का रूप ले पाएगा। तो इसमें बात आती है संसद द्वारा 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इस अध्यादेश पर 6 सप्ताह के अंतर्गत अनुमति मिलनी आवश्यक है। और अनुमति के बाद में क्या है कि प्रमुख रूप से कानून का रूप ले पाता है। बात आती है पारित न होने पर अध्यादेश समाप्त। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश पर क्या है कि आम सहमति नहीं हो पाती, समर्थन नहीं मिलता, या एक सदन का समर्थन मिल जाता है दूसरे सदन का समर्थन नहीं मिलता, तो ये अध्यादेश है जो विशेष परिस्थितियों में विशेष स्थितियों में जारी किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और इसका महत्व किसी प्रकार का नहीं रहेगा। बात आती है वित्तीय शक्तियों की। अब राष्ट्रपति के पास संविधान के द्वारा कुछ राष्ट्रपति को विशेष वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। वित्तीय शक्तियों का संबंध यहाँ आय व्यय के खर्च से है, बजट से है, जिसका वर्णन अनुच्छेद में प्रमुख रूप से किया गया है। बात आती है कि वित्तीय शक्तियों का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आय व्यय से संबंधित वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 112 में क्या है कि वित्तीय शक्तियों का वर्णन है वो स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है। अब आती है कि वित्तीय शक्तियों का संबंध किन शक्तियों से है और किस बात पे यहाँ चर्चा की गई है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से आय व्यय का जो वितरण प्रस्तुत करना है वो प्रमुखता किसके द्वारा किया जाता है, आय व्यय संबंधित जो भी कार्य किया जाता है संघ की कार्यपालिका के द्वारा वो प्रमुखता किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जितना भी आय व्यय केंद्र सरकार के द्वारा खर्च होना है, जितनी भी मांग की गई है उस पर समस्त जो कार्रवाई होती है, समस्त जो देखरेख का कार्य होता है वो प्रमुखता क्या है, राष्ट्रपति के हाथ से होके गुजरता है। तो एक प्रकार से आय व्यय में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, राष्ट्रपति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात आती है अनुच्छेद 113 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या है कि धन की मांग की जा सकती है। राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही क्या है कि संसद में किसी राज्य के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि धन की मांग की जा सकती है, केंद्र सरकार द्वारा धन की मांग की जा सकती है। किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में धन विधेयक से संबंधित विचार है संघ की कार्यपालिका के द्वारा प्रमुख रूप से रखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि धन विधेयक से संबंधित अपनी बात चल रही है, एक प्रकार से आय व्यय से संबंधित बात चल रही है। इसमें स्पष्ट कुछ बातें हो गई कि आय व्यय से संबंधित जो भी मांग है केंद्र सरकार की, संघ सरकार की, वो प्रमुख रूप से क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष पहले इनसे संबंधित विचार रखे जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जब समर्थन मिल जाता है, जब अनुमति मिल जाती है, तो ही क्या है कि संसद में धन से संबंधित मांग की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में धन की मांग है, आय व्यय की मांग है, वो प्रमुख रूप से नहीं की जा सकती। बात आती है अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं। अनुच्छेद 117 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति की जब तक अनुमति नहीं मिल जाती, राष्ट्रपति का जब तक समर्थन नहीं मिल जाता, तब तक क्या है कि कोई भी विधेयक है बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं होगा। कौन सा विधेयक, वित्त से संबंधित। वित्त विधेयक प्रमुख रूप से क्या होता है, आय व्यय से संबंधित जो भी लेखा जोखा किया जाता है वो प्रमुख रूप से किस में संबंध होता है, वित्त विधेयक में संबंध होता है। किसी कर को लगाना, किसी कर को हटाना या उसमें संशोधन करना प्रमुख रूप से कौन से विधेयक में आता है, वित्त विधेयक में आता है। बात आती है राष्ट्रपति द्वारा व्यय पर विचार देने के बाद अनुमति। राष्ट्रपति उस व्यय
पर अपने विचार रखता है, अपनी टिप्पणी रखता है, उसके बाद में क्या है कि उस प्रक्रिया को, आयव्यय की प्रक्रिया को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जाता है और समर्थन के लिए, मांग की पूर्ति के लिए संसद में उसको प्रस्तुत किया जाता है। बात आती है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। अब वित्तीय स्थितियों के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियों की शक्तियां भी है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति कुछ विशेष पदों पे क्या है कि नियुक्तियां करता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि वित्त आयोग के सदस्यों की, नियंत्रक की और महालेखा परीक्षक की। प्रमुख रूप से क्या है कि जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनकी, नियंत्रक की और महालेखा परीक्षक है, प्रमुख रूप से आय व्यय से संबंधित है, धन से संबंधित है या बजट का सारा जानकारी वगैरह रखते हैं, उनसे संबंधित जो प्रमुख सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष वगैरह हैं, उनकी नियुक्ति प्रमुख रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इन सब की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है आगे कि आय कर व अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्य सरकार में बांटना। अब जो आय प्राप्त होती है, चाहे वो आय करों के रूप में प्राप्त हो, चाहे वो अन्य किसी रूप से प्राप्त हो आय, उस आय का राष्ट्रपति किस प्रकार से उपयोग करता है, किस प्रकार से उसका बंटवारा करता है, किस प्रकार से उसका विभाजन करता है, तो प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के द्वारा उस आय का जो टैक्स के रूप में प्राप्त हुई है या अन्य किसी कर के रूप में प्राप्त हुई है, उसका स्पष्ट विभाजन दो भागों में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन कौन से भाग में? ध्यान रखना कि केंद्र और राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार में क्या करता है, राष्ट्रपति उस कर का जो उसको प्राप्त हुआ है देश को, उसको विभाजन कर देता है और आवश्यकता के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार को वो पैसे हैं, आर्थिक स्थिति, धन है, वो उनको प्रदान कर देता है। बात आती है न्यायिक शक्तियां की। न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में भी क्या है कि राष्ट्रपति को संघ का प्रमुख होने के कारण, कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण प्रमुख रूप से कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख शक्ति आती है अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की जो सबसे प्रमुख शक्ति आती है वो आती है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब बात आती है क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है, कैसी स्थितियों में कर सकता है, किस प्रकार से करता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान देना। किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा सजा दे दी गई है, उसको दंड दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति क्या है अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको क्या है कि क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, समाप्त कर सकता है। बात आती है न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान। किसी भी न्यायालय के द्वारा, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, अधीश न्यायालय हो, उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, सजा सुनाई गई है, तो उस सजा को भी क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रपति विचार विमर्श करके उस सजा को क्या है क्षमादान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। बात आती है क्षमा देना, दंड को कम करना, दंड को बदलना। तीन प्रमुख रूप से राष्ट्रपति इसमें शक्तियां आती है। या तो वो उस सजा को पूर्णतः क्षमादान कर सकता है, यानी पूर्णतः समाप्त कर सकता है, या फिर उस सजा को क्या है कि वो कुछ समय के लिए रोक सकता है, या फिर उस सजा को वो क्या है जितनी सजा मिली है उस सजा को क्या कम भी कर सकता है। तो ये तीनों शक्तियां क्या है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के पास में रहती है। बात आती है क्षमादान की शक्तियों को कितने मामलों में वो उपयोग कर सकता है। तो प्रमुख रूप से क्षमादान की शक्ति है वो प्रमुख रूप से तीन जो ऐसे स्तर हैं जिनके अंतर्गत इन शक्तियों का प्रमुख हुए तीन मामलों में उपयोग कर सकता है। तो ध्यान रखना, सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो, सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो, उसके द्वारा उसके पास कुछ शक्तियों में उसको छूट प्रदान की गई है, कुछ शक्तियों पे तो वो क्षमादान का उपयोग कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में उत्पन्न हो गई है तो वहां क्या राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। बात आती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत मामले। संघ की जो केंद्र सरकारी कार्यपालिका है उसके अंतर्गत भी कुछ मामले आते हैं, तो वहां भी राष्ट्रपति क्या है कि अपनी विशेष क्षमादान शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन विशेष मामले उत्पन्न हो गए हैं, विशेष तनाव उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्तर पे हम देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग सीमित तरीके से कर सकता है। बात आती है मृत्युदंड मिला हो। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसके मृत्युदंड को कुछ समय के लिए वो टाल सकता है, या मृत्युदंड की सजा को वो आजीवन कारावास के रूप में बदल सकता है, या उस सजा को वो कुछ समय के लिए क्या है कि कम भी कर सकता है। बात आती है शक्तियों का प्रयोग है प्रमुख रूप से अपनी जो समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो प्रमुख रूप से इसका उपयोग किसके परामर्श से कर सकता है? क्या राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का उपयोग करता है या किसी अन्य की सहायता से वो अपनी समाधान शक्ति का उपयोग करते हैं? प्रमुख रूप से मंत्रियों के परामर्श से, जो मंत्रिमंडल है उसके प्रमुख रूप से परामर्श से क्या है
ये अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग है वो करता है, वो स्वयं इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो राष्ट्रपति है राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख कौन है? मंत्रिमंडल है, और उसका प्रधानमंत्री जो प्रमुख है वो प्रमुख रूप से इसके प्रमुख बताए गए हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का संवैधानिक दृष्टि से एक प्रमुख स्थान है और अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रमुखता करता है।